साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? कितने टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं? ओसीडी क्या है? एडीएचडी क्या होता है? ह्यूमंस को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैसे हो जाते हैं? ये सारी चीजें इन डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, जहाँ पे हम लोग जानेंगे एबनॉर्मलिटी क्या है, फिर एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है, और साथ ही में पहले के टाइम पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को क्या समझा जाता था, कैसे परसीव किया जाता था, एंड आज के टाइम में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या है, क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, एक्सेट्रा। इन शॉर्ट हम लोग ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे तुम लोग को करेंटली क्लास 11 एंड क्लास 12 की साइकोलॉजी प्लस सोशोलॉजी के सभी कॉन्टेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 12 की साइकोलॉजी बुक के चैप्टर नंबर 4 को, दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द वेरी इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिया क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले यहाँ पे एक फेमस एनालिटिकल साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग ने कुछ बातें कही हैं, उनकी बातों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या कहा है, ये पूरा कोट कहा है। उन्होंने कहा है, हाउ कैन आई बी सब्सटैंशियल विदाउट कास्टिंग अ शैडो? आई मस्ट हैव अ डार्क साइड टू. If I am to be whole, and by becoming conscious of my shadow, I remember once more that I am a human being like any other. यानी कि यहाँ पे कार्ल यूंग कह रहे हैं कि हमारी कुछ पॉजिटिव साइड्स होती हैं, जैसे कि हमारी स्ट्रेंथ, हमारी कुछ ऐसी हॉबीज या कैसा कुछ टैलेंट जिसमें हम बहुत अच्छे होते हैं। हमारे लाइफ के कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं, कुछ नेगेटिव साइड्स हैं। पॉजिटिव साइड में लाइफ हमें बहुत अच्छी लगती है, लाइफ में सब कुछ आसान लगता है, लाइफ में बहुत सारी खुशियां हमें महसूस होती हैं। तो वो नेगेटिव साइड भी होता है हमारे लाइफ का, जो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जिससे हमें डर लगता है। अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा सिचुएशन हो गया तो फिर क्या होगा, तो हमारी कुछ एंजाइटीज़ होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं, कुछ लो पॉइंट्स होते हैं, उसे यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं शैडो। तो यहाँ पे कार्ल यूंग कहना चाह रहे हैं कि अगर हम एक ह्यूमन हैं तो डेफिनेटली हमारे कुछ पॉजिटिव साइड्स होते हैं एंड नेगेटिव साइड्स होते हैं। तो अगर हम अपने नेगेटिव साइड्स को एक्सेप्ट करते हैं तभी हम एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बन पाते हैं और प्रॉपर लाइफ जी पाते हैं। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में मैम ये क्यों पढ़ा रहे हो आप? तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने का एक कारण ये भी होता है कि हम अपने नेगेटिव साइड्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, या आइडियाज़ होते हैं, या आदतें होती हैं, जिसे हम कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाते, डिनाई करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है ना कहीं हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है मैम? इस चैप्टर में हम वही इन डिटेल में पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैसे हो, उसके कॉजल फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाता है इंसान को, क्या साइन होता है, क्या सिम्टम्स होता है। साथ ही में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इंसान जो है वो अनकंफर्टेबल क्यों हो जाता है, डर क्यों जाता है, अनहैप्पीनेस क्यों आती है, डिस्कम्फर्ट, एंजाइटी, अनरियलिस्टिक पोटेंशियल्स, ये सारी चीज़ें हमें लाइफ में क्यों देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ही हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो अडेप्ट नहीं कर पाता है। मतलब हमारे फियर्स होते हैं, हमारे वीकनेसेस होते हैं जिनसे हम भागने की कोशिश करते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम डरते हैं एंड जिनकी वजह से हमारी खुशियाँ चली जाती हैं। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट कि मैं किस चीज़ में कमज़ोर हूँ, लेट्स सपोज मैं मैथ्स में अगर कमज़ोर हूँ, तो जब भी मैथ्स की बात आती है तो मुझे वहाँ से भागने का मन करता है, राइट? सो इट इज़ समथिंग जहाँ पे मैं अडाप्ट नहीं कर पाती हूँ। सो यहाँ पे क्या होता है ना, फेलियर ऑफ अडाप्शन। हम किसी माहौल में अडाप्ट ना कर पाए तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे बात आती है मैल अडाप्शन की। मैल अडाप्शन क्या होता है? मैल अडाप्शन मतलब कि हम अपने इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से चेंज ना कर पाए, मॉडिफाई ना कर पाए, और जैसा इन्वायरमेंट में है, मतलब जो समाज में हो रहा है, उन चीज़ों को समझ ना पाए, एक्सेप्ट ना कर पाए, तो दैट इज योर मैल अडाप्शन। बिकॉज ऑफ दिस ओनली वी शो मैल अडाप्टिव बिहेवियर्स, जिसको हम पढ़ते हैं बेसिकली एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर इन डिटेल में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक की, विच इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ एबनॉर्मलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जब हम बात करते हैं एबनॉर्मलिटी की, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, तुम लोग एक बार बताओ, अपना ओपिनियन शेयर करो कि तुम्हारे हिसाब से एबनॉर्मलिटी क्या होती है, एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है।
जब साइकोलॉजी की बात करें तो एबनॉर्मलिटी की बात आती है तो हम लोग बहुत सारे डेफिनेशंस देखते हैं एबनॉर्मलिटी के बारे में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन सभी डेफिनेशन में देखने को मिलती है, वो है 4 चीज़ें, जिसे हम कहते हैं 4 डीज़। नंबर 1 डी इज़ योर डेविएंट। डेविएंट मतलब कुछ डिफरेंट होता है, कुछ एक्सट्रीम होता है, अनयूजुअल टाइप का, बिज़ायर टाइप का। दूसरा होता है डिस्ट्रेसिंग। डिस्ट्रेसिंग मतलब कि कुछ ऐसा जो मुझे अपसेट कर दे, अनप्लीजेंट हो, राइट। तीसरा होता है डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल मतलब कि हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म ना कर पाए। और चौथा होता है फोर्थ डी होता है हमारा डेंजरस। हमारे लिए भी डेंजर, मेरे लिए भी डेंजरस, और मेरी फैमिली के लिए, मेरे फ्रेंड सर्कल में रह रहे लोगों के लिए भी डेंजरस। सो एबनॉर्मलिटी के अंदर ये 4 चीजें देखने को मिलती है। कुछ डिफरेंट होता है, दैट इज डेवियंस। डिस्ट्रेस मतलब मुझे सैड कर देता है। और डिसफंक्शन मतलब मैं अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को कैरी आउट नहीं कर पा रही हूँ। एंड डेंजरस। क्लियर एवरीवन? सो ये होता है हमारा एबनॉर्मलिटी के 4 डीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, तो एबनॉर्मल का मतलब होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि कोई ऐसी चीज जो नॉर्मल ना हो उसे हम एबनॉर्मल कहते हैं। इसका ये मतलब होता है कि हम डेवियंस शो कर रहे हैं। डेवियंस मतलब हम नॉर्मल, जैसे समाज में कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, उनको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज योर डेविएशन फ्रॉम सोसाइटी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। यानी कि मान लो कि कोई सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी है, जिसमें बोल दिया गया है कि भाई कास्ट के बाहर शादी नहीं कर सकते हैं। कोई इंसान अगर कास्ट के बाहर शादी करता है, देन वो समाज के रूल्स को, रेगुलेशंस को तोड़ता है, तो वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अगर हम जाएं तो यहीं पे ये बात कही गई है कि बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। हम कैसे बोल सकते हैं कि नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, क्या ऐसी क्राइटेरिया है या कैटेगरीज हैं। तो जैसे मैंने बताया, पहला अप्रोच होता है डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, यानी कि हमारे समाज में रह रहे कुछ नॉर्म्स हैं, समाज में रह रहे हमारी फैमिली मेंबर्स की, हमारी सोसाइटी की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है हमसे, एंड अगर हम उन एक्सपेक्टेशंस को फॉलो ना कर पाए तो दैट इज योर डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, यानी कि मैं एबनॉर्मल हूँ। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर मैं कास्ट से बाहर अगर कोई व्यक्ति शादी करता है तो वो अपने समाज के रूल को तोड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि वो एबनॉर्मल है। ऐसा हम कह सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। एंड उस टाइम पे, यानी कि पहले के टाइम पे अगर हम बात करें ना, तो रिलीजन, सब बहुत ज्यादा बिलीव करते थे रिलीजन पे। तो उस टाइम पे अगर कोई जाके बोले कि, कोई लड़की जाके बोले कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, या फिर कोई जाके बोले कि भाई धरती स्फेरिकल शेप की है, एक्सेट्रा, तो उस टाइम पे लोग जो है वो बोलेंगे कि तुम समाज के रूल को ब्रेक कर रहे हो, तुम रिलीजन को अपमानित कर रहे हो, एंड फॉर दैट पनिशमेंट दिया जाता था, एंड उसे भी, उस पर्सन को भी एबनॉर्मल मान लिया जाता था। ठीक है? सो दिस इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कल्चर एंड सोशल नॉर्म्स के हिसाब से अगर हम बात करें, तो कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो रिलीजन को ना माने, जो कल्चर के रूल्स को ना माने, तो उससे हम लोग एबनॉर्मल कहते थे। बट मुझे नहीं लगता, या यूं कहो साइकोलॉजी को भी नहीं लगता, कि ऐसे किसी भी इंसान को हम एबनॉर्मल घोषित कर सकते हैं। तो इसीलिए दूसरा हमारा अप्रोच आया, इसको क्रिटिसाइज किया गया, एंड हमारा दूसरा अप्रोच आता है जिसमें हम क्या करते हैं, मैल एडेप्टिव बिहेवियर को, एबनॉर्मल बिहेवियर को हम मैल एडेप्टिव कहते हैं। दूसरे अप्रोच में हम लोगों ने, साइकोलॉजी ने बोला कि भाई ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कोई एबनॉर्मल है जस्ट बिकॉज वो सोसाइटी के रूल्स को नहीं मान रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला कि भाई अगर कोई इंसान है जो अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं कर पा रहा है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे डिफरेंट नीड्स हायरार्की होती है, हमारी नीड्स हायरार्की को फुलफिल करना, जैसे हमारी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करना, सेफ्टी नेसेसिटीज को फुलफिल करना, इंसान का सबसे पहला काम यही होता है, वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है। अगर कोई इंसान ऐसा है जो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, नंबर 1, और नंबर 2 वो समाज में सबको डिस्टर्ब कर रहा है, सबकी वेलबींग को डिस्टर्ब कर रहा है, किसी को हार्म कर रहा है, किसी के लिए डेंजरस हो गया है, देन दैट पर्सन विल बी टर्म्ड एज एबनॉर्मल। तो ये है हमारा सेकेंड अप्रोच। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यही मैंने समराइज करके यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक टर्म आता है हमारा स्टिग्मा का। स्टिग्मा जो है वो आज भी कहीं ना कहीं तुम समाज में देखोगे। ऐसा होता है ना कि भाई अगर तुम्हें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो तुम क्या करते हो, तुम डॉक्टर के पास या फिर तुम साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास हेल्प लेने नहीं जाते हो। कई बार मैंने अगर मैं अपना नॉर्मल एग्जांपल दूं तो मेरी एक क्या बोलूं, मेरी एक क्लासमेट है,
जिसको बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पर वो डॉक्टर को फ्रीक्वेंट विजिट कर रही है एंड डॉक्टर भी है कि अपने फायदे पे ध्यान दे रहा है एंड उसे सजेस्ट नहीं करा टू गो एंड शो टू साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। तो ऐसा क्या होता है ना, ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम्स है आजकल के टाइम पे, तुम देखोगे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा ह्यूमंस को हो रही हैं, पर वो अवेयर नहीं है या फिर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर वो साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे कि तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे कि भाई तुम पागल हो, तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो अशेम्ड फील करते हैं। दैट इज द थिंग, दैट इज नोन एज योर स्टिग्मा, विच इज समवेयर और दी अदर आज के टाइम पे भी हमें देखने को मिलता है, जिससे बहुत ज्यादा जो आजकल के समाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे एंड समझेंगे कि कैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को पहले के टाइम पे देखा करते थे हम। पहले के टाइम की बात करें, एकदम एंशियंट टाइम्स की बात करें, तो एंशियंट टाइम में अगर कोई इंसान एबनॉर्मल बिहेवियर करता था तो उसे क्या बोला जाता था कि भाई वो पागल हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे माना जाता था कि उसके ऊपर भूत आ गया है, चुड़ैल आ गई है, राइट? सो भूत प्रेत एंड चुड़ैल शैतान ये सब उसके ऊपर आ गया है, तो उसके काउंटर में कोई कुछ लोगों को बुलाया जाता था, शामन लोगों को बुलाया जाता था या मेडिसिन मैन को, उनको बुलाया जाता था एंड उनको बोला जाता था कि भाई काउंटर मैजिक करो। मतलब होता है ना कि भूत प्रेत हैं तो फिर कुछ बाबा बाबा को लेकर आके उन पे मैजिक वैजिक करवाते थे। दैट इज योर एक्सोर्सिज्म, रिमूवल ऑफ योर एविल स्पिरिट, ठीक है? तो ये पहले के टाइम पे हमारा हुआ करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, एंड कुछ लाइंस भी है, इसको एकदम ध्यान से पढ़ते हुए चलो, ठीक है? दूसरा हमारा है अप्रोच विच इज बायोलॉजिकल एंड ऑर्गेनिक अप्रोच, बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच। ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। 2025 में मैंने पेपर देखा था, वहां से यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछा है एमसीक्यूज में, चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ लिया यहाँ से, तो ध्यान से पढ़ते हुए चलो। बायोलॉजिकल एंड ऑर्गेनिक अप्रोच के हिसाब से इंडिविजुअल्स जो कि जिनका बॉडी एंड ब्रेन साथ में काम नहीं कर रहा होता, मतलब दिमाग और बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है, तो उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। दूसरा अप्रोच आया, समय के साथ साथ लोगों ने पाया कि एबनॉर्मल बिहेवियर लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनका दिमाग और शरीर काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, कोऑर्डिनेट ठीक से नहीं कर पा रहा है। फिर तीसरा अप्रोच आया, तीसरा अप्रोच था हमारा साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच के हिसाब से इंडिविजुअल्स अगर ठीक से थिंक नहीं कर पा रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे हैं, परसीव नहीं कर पा रहे हैं अबाउट द वर्ल्ड, तो दे आर एबनॉर्मल, ठीक है? दे आर हैविंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। मतलब कि कोई इंसान है जो ठीक से फीलिंग नहीं उसको हो रही है, उसको ठीक से समझ नहीं आ रहा है दुनिया के बारे में, वो ठीक से सोच समझ नहीं पा रहा है, तो देन दैट इंडिविजुअल विल बी एबनॉर्मल। चौथा अप्रोच है हमारा ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच में हम लोगों ने देखा था कि किसने दिया था, ग्रीक फिजिशियंस ने, जिनका नाम है हिपोक्रेट्स, सोक्रेट्स एंड प्लेटो। इन्होंने ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच दिया था एंड ये प्रोपाउंड किया था। इसके हिसाब से क्या होता है ना कि जब इंसान के बीच में, इंसान के दिमाग और इमोशंस के बीच में, यानी कि रीजन और इमोशन, दिल और दिमाग के बीच में जब लड़ाई होती है ना, तो देन दैट इंडिविजुअल डू हैव सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड ही और शी इज कैरेक्टराइज्ड एज एबनॉर्मल। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज द फिफ्थ अप्रोच, जिसमें हम लोगों ने देखा था, गैलन ने दिया था फिफ्थ अप्रोच को, जिसके अंदर उन्होंने 4 ह्यूमर्स बताया था। 4 ह्यूमर्स मतलब उन्होंने बताया था कि इंसान जो है वो 4 तत्वों से बना है, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। आगे उन्होंने बताया था कि ये 4 एसेंशियल्स हैं एंड एक्चुअल में ये 4 एसेंशियल से ह्यूमन की बॉडी बनी होती है। ह्यूमन की बॉडी के अंदर होते हैं कुछ टेम्परामेंट्स, होते हैं कुछ हार्मोनल चेंजेस, एंड अगर ये हार्मोनल चेंजेस में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, देन दैट इंडिविजुअल डू हैव सम डिसऑर्डर्स, सम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। देन आते हैं मिडिल एजेस के टाइम पीरियड के आसपास। तो मिडिल एजेस के टाइम पीरियड के आसपास हम लोग देखें तो लोगों ने डीमोनोलॉजी पे भरोसा करना चालू कर दिया था। मतलब तुम लोगों ने मूवी देखा होगा नन्स का, देन चुड़ैल का, विच हंट वाली मूवीज देखी होगी, तो वहां पे क्या होता है ना, मिडिल एजेस के टाइम पीरियड में डीमोनोलॉजी होने लग गया था। एक ऐसा बिलीव कि लोग जो है वो, जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, उनके अंदर एविल स्पिरिट होती है, उस एविल स्पिरिट को काउंटर करने के लिए विच हंट्स किए जाते थे एट दैट टाइम पीरियड। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रेनेसेंस का टाइम पीरियड, दैट इज द 7th वन। रेनेसेंस के टाइम पीरियड में हम लोगों ने देखा कि जॉन बेयर जैसे बड़े बड़े थिंकर्स आते हैं एंड वो बताते हैं कि साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जब होता है, मतलब इंसान के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में इश्यूज आते हैं, तब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। मैम, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मतलब मेरे फैमिली के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे कलीग्स के साथ जो रिलेशंस होते हैं, अगर इसमें कुछ इश्यूज हों तो
it is possible that I can have psychological disorders according to this theory. 8th है हमारा रीजन एंड एनलाइटनमेंट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था 2025 में कि बताओ कि रेनेसेंस के टाइम पीरियड में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कैसे डिस्क्राइब किया हुआ था, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। 17th एंड 18th सेंचुरीज के आसपास एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट आता है। इस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ होता है साइंटिफिक एटीट्यूड्स का अबाउट द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। फिर रिफॉर्म मूवमेंट आता है जहाँ पे क्या किया जाता है, लोगों को सिंपैथी, मतलब जो लोग जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, उनको दया दिखाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, राइट। देन होता है इंक्लिनेशन टुवर्ड्स डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जहाँ पे हम देखते हैं कि हम कम्युनिटी हेल्प प्रोवाइड करना शुरू करते हैं लोगों को। फिर अब देखने को मिलता है हमें एक नया अप्रोच आ रहा है विच इज इंटरैक्शनल बायोसाइको सोशल अप्रोच, जहाँ पे हम इंसान के बायोलॉजी पे ध्यान दे रहे हैं, साइकोलॉजिकल एंड सोशल सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स को, ताकि जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उनसे वो बाहर निकल पाए, राइट। सो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे पहले के टाइम पे उसे चुड़ैल, भूत प्रेत माना जाता था, जिनको भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स था, एंड धीरे धीरे लोगों की जो राय है, जो थॉट प्रोसेस है, वो चेंज होते हुए जा रहा है, स्पेशली आफ्टर द एनलाइटनमेंट का टाइम पीरियड, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं। अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इतने सारे डिसऑर्डर्स हैं तुम लोगों को अगर मैं दिखाऊं, सो यहाँ से हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट होगा। इतने सारे डिसऑर्डर्स हम लोग पढ़ेंगे, एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा। ये सारे के सारे हमारे डिसऑर्डर्स रहने वाले हैं। तो अब क्या होता है ना, इतने सारे डिसऑर्डर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अभी तो हम लोग सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे तो और सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में डिटेल में तुम्हें पढ़ना होगा। तो इतने सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट याद कैसे रखते होंगे, तो इसको एक किताब में लिख हम लोगों ने कंपोज किया है। एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एंड हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। तो इनको क्लासिफिकेशन हम लोगों ने क्यों किया है, ताकि साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, सोशल वर्कर्स कम्युनिकेट कर पाएं। अगर किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं तो वो बात कर पाएं कि कैसे इन सभी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को सॉल्व किया जा सकता है, इन एरियाज पे जिन लोगों को ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उस पर काम कैसे किया जा सकता है। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशंस करने के लिए हम लोगों ने क्लासिफाई किया है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को इन अ प्रॉपर बुक, यू कैन से अमेरिकन साइकोटिक एसोसिएशन APA के द्वारा पब्लिश किया गया है एक मैनुअल, जिसे हम कहते हैं DSM-5, फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये 5th एडिशन है। इसके अंदर क्या किया गया है, प्रेजेंट किया गया है क्लिनिकल क्राइटेरियन, मतलब यहाँ इसके अंदर तुम्हें बताया जाएगा कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है जो बताता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या नहीं है। ओके साथ ही में इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई किया गया है कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइंस होते हैं एक्सेट्रा। ये यूज होता है मेनली अमेरिका में एंड डिफरेंट कंट्रीज में, वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में यूज होता है। अगर हम बात करें इंडिया के बारे में कि मैम इंडिया में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो इंडिया में हम लोग यूज करते हैं ICD-10 को। ICD-10 क्या फुल फॉर्म क्या है, सो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, जिसको हम ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स भी के नाम से भी जानते हैं। ये किसने प्रिपेयर किया है, ये प्रिपेयर किया है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके अंदर क्या होता है मैम, इसके अंदर बेसिकली हम लोग देखते हैं साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ऑल्सो हमें कुछ डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस दी जाती है, मतलब अगर किसी इंडिविजुअल कोई ये पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो कैसे हम उसे डायग्नोस कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं एक्सेट्रा इज गिवन इन दैट बुक। क्लियर एवरीवन। क्लासिफिकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हम लोगों ने मेनली 2 चीजें डिस्कस की, अमेरिका में क्या यूज होता है वर्ल्ड वाइड, एंड इंडिया में क्या हम लोग यूज करते हैं, कौन सा क्लासिफिकेशन, कौन सा मैनुअल यूज करते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है, इग्नोर बिल्कुल मत करना, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर। अब हम जानेंगे कि ये एबनॉर्मल बिहेवियर, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आखिर होता किन फैक्टर्स की वजह से है, क्या ऐसी गड़बड़ी हो जाती है हमारे अंदर, हमारे इमोशंस में, हमारी साइकोलॉजी में, हमारे थिंकिंग में, हमारे बिहेवियर में, कि किसी इंसान को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। तो सबसे पहले आता है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर।
बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो हमारी बायोलॉजी, हमारे अंदर क्या होता है, कुछ फॉल्टी जीन्स हो जाते हैं, हमारी जीन्स जो है उसमें कुछ फॉल्ट आ जाते हैं, एंडोक्राइन इम्बैलेंसेस होते हैं, या फिर हम मैल न्यूट्रिशियस हो जाते हैं, कोई इंजरी होती है, या कुछ अदर कंडीशंस होते हैं, मेडिकल कंडीशंस, जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर क्रिएट कर देता है, एंड जिसकी वजह से इंसान को क्या हो जाता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम एबनॉर्मल बिहेवियर। स्टडीज ने शो किया है कि और भी क्या क्या रीजंस हो सकते हैं फॉर यू कैन से एबनॉर्मल बिहेवियर बायोलॉजी के अंदर। यानी कि हमारा जो तुम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th में, आई होप यू रिमेंबर अबाउट न्यूरॉन्स, राइट। तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, न्यूरो करते हैं, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाता है, राइट। हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था कि भाई कहीं हॉट और पैन पे हमारा हाथ पड़ गया तो हम फटाक से ऐसे हाथ हटा लेते हैं, राइट। रिफ्लेक्सेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो हमारी न्यूरॉन्स होती है बॉडी के अंदर, राइट। ये न्यूरॉन्स जो है एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, तभी हम अपने हाथ को हटाते हैं, राइट। सो न्यूरो जो होते हैं इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, यानी कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाता है, तब इंडिविजुअल्स को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बोल दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए या शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा पोर्शन ध्यान में रखना है, पूरा का पूरा यहाँ तक ध्यान में रखने की बात है, ठीक है। सो मार्क कर लो, याद कर लो, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंजाइटी डिसऑर्डर कब होता है, जब हमारा गाबा जो है, यानी कि गामा एम्यूनोब्यूटिक एसिड, जब हमारा गाबा जो है न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है, उसका एक्टिविटी लो हो जाता है, तब हमें एंजाइटी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। दूसरा है हमारा सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया कब होने के चांसेस होते हैं, जब हमारे डोपामिन की एक्टिविटी जो है वो एक्सेस हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। एंड सेरोटोनिन की जो एक्टिविटी जब लो हो जाती है, तब डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे जेनेटिक फैक्टर्स। तो पहला हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स हुआ, जिसके बारे में हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया। दूसरा है हमारा जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें तो जेनेटिक फैक्टर्स कैन लीड टू बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जो आगे हम पढ़ेंगे। सिजोफ्रेनिया भी जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होता है हमारा जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है वो किस जीन की गड़बड़ी की वजह से होता है, ये हम नहीं अब तक जान पाए हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं इन डिटेल में जानने की कि क्या जीन्स के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है, क्या बायोकेमिकल फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज ऑफ विच इंडिविजुअल्स को एंजाइटी, डिप्रेशन और अलग तरीके के साइकोलॉजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में बहुत ज्यादा हम लोग नहीं जान पाए हैं, दैट इज क्लियर टू एवरीवन। जेनेटिक फैक्टर्स यानी कि हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे उन्हें अगर सिजोफ्रेनिया था या बाइपोलर डिसऑर्डर था, उन्हें डिप्रेशन था कभी, या फिर वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड थे, तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे अंदर आने के भी चांसेस होते हैं। दैट इज देयर इन योर जेनेटिक फैक्टर एज अ होल। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा मॉडल, विच इज योर साइकोलॉजिकल मॉडल्स या साइकोलॉजिकल फैक्टर कह सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर कुछ अलग अलग सब टॉपिक्स आते हैं, ये सब रीजंस होते हैं, यू कैन से दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस। साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो क्या होता है ना कि मैटरनल डिप्राइवेशन, किसी बच्चे को अपनी माँ से बहुत छोटे उम्र में ही सेपरेट कर दिया गया, या फिर मम्मी का प्यार नहीं मिला बचपन में, पेरेंट्स का और चाइल्ड का रिलेशनशिप अच्छा नहीं हुआ, यानी कि बच्चे को बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्शन में केज में बंद करके रख दिया, जैसे रपांजल को रखा था, या फिर रिजेक्ट कर दिया, राइट, या फिर डिसिप्लिन ठीक से नहीं दिया, तो इससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे फर्दर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकता है। मैल एडेप्टिव फैमिली स्ट्रक्चर, यानी कि फैमिली का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, या सीवियर स्ट्रेस अगर हम बच्चे को दे रहे हैं शुरू से ही अबाउट कि तुम ऐसे ही करो, ये यहाँ करो, वहाँ करो, बहुत ज्यादा उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, राइट। सो ये सारी चीजों से क्या होता है ना कि बच्चा जो है वो बहुत छोटी एज से उसको प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाता है। इसके अंदर आता है हमारा साइकोडायनेमिक मॉडल। साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर आता है हमारा साइकोडायनेमिक मॉडल, ठीक है, ये ध्यान में रखने वाला बात है। साइकोडायनेमिक मॉडल क्या है, ये ओल्डेस्ट मॉडल है। इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि ह्यूमन के बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हम देखते हैं एबनॉर्मलिटी आ जाती है, मतलब मेंटल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। फर्दर हम लोगों ने पढ़ा था अपने सेकंड चैप्टर में, दैट इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी, हम लोगों ने फ्रूड के दिए हुए
साइकोडायनेमिक मॉडल के अंदर हम लोगों ने ईद, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में पढ़ा था। तो जब हम देखते हैं कि इन तीनों के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा होता है या फिर कुछ हमारे अनकॉन्शियस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतलब एज अ होल हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा सोशल एक्सपेक्टेशन, सोशल प्रेशर के अंदर आ रहे हैं। सो ऐसी प्रॉब्लम्स होने के कारण भी क्या होता है ना कि हमारे अंदर मेंटल इश्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। देन है हमारा दूसरा विच इज योर बिहेवियरल मॉडल। बिहेवियरल मॉडल में क्या होता है ना, हम कुछ गलत बिहेवियर्स लर्न कर लेते हैं। ठीक है, बिहेवियर कैसे लर्न किया जाता है हम लोगों ने अपने क्लास 11 में पढ़ा था। कंडीशनिंग के थ्रू, एसोसिएशन के थ्रू एज अ होल हम चीजों को याद करते हैं, फिर रिवॉर्ड्स के थ्रू, पनिशमेंट के थ्रू हम चीजों को याद करते हैं, दूसरों को कॉपी करने के थ्रू हम, ये 3 मेन तरीका होता है जिससे हम क्या करते हैं, बिहेवियर को सीखते हैं। तो हम अगर गलत बिहेवियर सीख ले तो भी हमें मेंटल प्रॉब्लम्स होना चालू होती है। जैसे बच्चे अगर ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर दे अर्ली एज में, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दें, राइट, गलत बिहेवियर सीख ले तो उससे भी उन्हें मेंटल इश्यूज, स्ट्रेस, टेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसी के अंदर आता है हमारा कॉग्निटिव मॉडल। कॉग्निटिव मॉडल में हम क्या देखते हैं, हमारे थॉट्स प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, मतलब हमें बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स होने लग जाते हैं, हमें इरेशनल थॉट्स होते हैं, इनएक्यूरेट, इलॉजिकल थिंकिंग हम करने लग जाते हैं, बात बात पे नेगेटिविटी हम सोचने लग जाते हैं। तो दैट इज योर कॉग्निटिव मॉडल, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल मॉडल, जो कि अगेन साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर आता है, विच इज योर नंबर डी। सो ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल में, ह्यूमनिस्टिक मतलब हम अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, हम अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि हमारी एक्सिस्टेंशियल, मतलब हम लाइफ को मीनिंग नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम पैदा ही क्यों हुए थे, ऐसा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। तो दैट इज योर ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल मॉडल, जिसमें हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जिसके वजह से क्या होता है, मेंटल प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल मॉडल। नेक्स्ट आता है हमारा कल्चरल मॉडल, which will be your fourth one if I'm not wrong. First was your biological, second was your genetic, and third was your psychological. This is your fourth one, right? So सोशियो कल्चरल मॉडल की बात करें तो हमारे सोसाइटी, हमारी एनवायरमेंट जो है हमें शेप करती है, राइट? अगर हमारा एनवायरमेंट सही नहीं है, हमारे दोस्त अच्छे नहीं है, हमारे फैमिली में प्रॉब्लम है, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा नेगेटिव है, तो ऐसे क्या होता है ना, इससे भी क्या होता है, इंसान को मेंटल प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। सोसाइटी में अगर हम कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करते हैं तो इससे क्या होता है, सोसाइटी जो है वो हमें क्या बोलता है, तुम पागल हो, तुमने ये क्या कर दिया, तुम मेंटली इल हो, तुम डेविएंट हो, तुम समाज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हो। तो इंसान धीरे धीरे, अब तुम बार बार एक इंसान को कोसते रहो या फिर उसे खराब बोलो, अब्यूजिव वर्ड्स बोलो, तो वो क्या हो जाता है, वो वैसे ही बिहेवियर्स करने लग जाता है, राइट? वैसा ही वो होने लग जाता है। तो अगर इंसान को सोसाइटी बार बार बोले कि भाई तुम मेंटली इल हो, तुम मेंटली इल हो, तो वो पर्सन एक्सेप्ट कर देता है एंड वही रोल प्ले करने लग जाता है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन विच कम्स अंडर योर सोशियो कल्चरल मॉडल। नेक्स्ट है तुम्हारा फिफ्थ model, which is the fifth factor you can say, which is diastasis stress model. Diastasis stress model एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे तुम्हें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आएगा, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है टू अंडरस्टैंड। डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इन 3 कंपोनेंट्स से इसे समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 क्या होता है ना, डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल के अंदर एक होता है हमारा जेनेटिक्स। हमारे पेरेंट्स को या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम थी, जैसे अगर उन्हें पहले अपने लाइफ में डिप्रेशन हो रखा है, या फिर अगर उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर था, या कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, तो चांसेस होते हैं हमारे अंदर भी चांसेस होते हैं कि हमें भी वो सेम डिसऑर्डर हो जाए अपनी लाइफ में। ठीक है, तो एक होता है हमारा जेनेटिक फैक्टर, जीन्स। ओके, दूसरा होता है हमारा एनवायरनमेंट। अगर हमारा एनवायरनमेंट वैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स को एक बार डिप्रेशन लेट्स सपोज हो गया था, ठीक है, अब मेरे फादर को हो गया था लेट्स सपोज, तो अब मेरे अंदर चांसेस है कि मुझे भी डिप्रेशन हो सकता है। नंबर 1, दैट इज योर जेनेटिक फैक्टर। एनवायरनमेंट, अगर मेरा एनवायरनमेंट ऐसा है, मुझे इस कॉलेज से बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिल रहा है, मेरी पढ़ाई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो ऐसा मेरे माहौल बना हुआ है डिप्रेशन का, तो कहीं ना कहीं क्या चांसेस हैं कि मुझे डिप्रेशन हो सकता है। तो दूसरा क्या होता है हमारा एनवायरनमेंट। तीसरा हमारा होता है पर्सनल थिंकिंग, मैं सोच कैसा रही हूँ,
क्या मैं अच्छा सोच रही हूँ? मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो मैं भी सोचने लग जाऊँगी, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी कि भाई मुझे लग रहा है कि मुझे डिप्रेशन हो जाएगा, इतनी सारी चीज़ें मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे असाइनमेंट्स हैं, एक्सेट्रा। तो अब क्या हो रहा है, मेरी पर्सनल थिंकिंग वैसी हो रही है, मुझे लग रहा है कि कहीं मुझे डिप्रेशन ना हो जाए, मैं नेगेटिव थॉट्स कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरा तीसरा फैक्टर होगा, यानी कि मेरी पर्सनल थिंकिंग में प्रॉब्लम आएगा एंड आखिर में ऐसा क्या होगा, मुझे मेंटल इलनेस होने के चांसेस है। मतलब मैं रिस्क में हूँ, मुझे वो डिसऑर्डर हो सकता है। अब यहाँ पे जीन्स की वजह से मेरे अंदर लेट्स सपोज 50% चांसेस है कि मुझे प्रॉब्लम होगा ही नहीं होगा। अब मेरा एनवायरनमेंट भी ऐसा है 50%, अब मुझे हो जाएगा डिप्रेशन अगर मेरी थिंकिंग वैसी ही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसान का डायस स्ट्रेस मॉडल के अंदर 3 चीजें हो रही हैं। नंबर 1 कि हम प्री डिस्पोज्ड हैं, हमारी बायोलॉजी ऐसी है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। मेरा एनवायरनमेंट ऐसा है तो मैं रिस्क में आ जाती हूँ और मुझे डिप्रेशन हो सकता है, मुझे मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मुझे हो सकता है। तो यही होता है हमारा डायस स्ट्रेस मॉडल के अंदर। ठीक है, पहला मेरा जेनेटिक फैक्टर होता है, दूसरा मेरा एनवायरनमेंट होता है, तीसरा मेरी पर्सनल थिंकिंग होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं डिस्पोज हो जाती हूँ टूवर्ड्स कि जहाँ पे मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी होने के चांसेस होते हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। अब सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन होगा होमवर्क, विच इज नंबर 1, दैट इज ये रहा। Psychological disorders are characterized by number 1 deviant, number 2 distressing, number 3 dysfunctional, and what? You have to write in the comment section. Option is disturbing, number B is dangerous, number C is dissociative, and number D is none of the above. And तुमको comment section में अभी वीडियो पॉज करके लिखना है the right answer of this question. And then we'll start with major psychological disorders. अब यहाँ तक हमारे कुछ बेसिक्स थे, भाई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं, क्या होते हैं, किस लिए होते हैं, कहाँ से आए हैं, एक्सेट्रा। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को इन डिटेल इसके बारे में, यानी कि चैप्टर का 50% अब यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। मेन फोकस अब तुम्हें यहाँ पे रखना है, तो अगर तुम चाहो तो एक ब्रेक लेके भी आ सकते हो वापस से इंपॉर्टेंट चीजें समझने के लिए। ओके अब हम स्टार्ट करेंगे विथ आवर मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होती है। तुम्हारे बुक ने एक एग्जाम्पल दिया है ऑफ देव का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि देव एक बार ड्राइव करे थे घर की तरफ, तो उन्हें सडनली उनका दिल जो है वो बहुत जोर से धड़कने लग गया, उन्हें बहुत पसीने आने लगे, उन्हें सांस नहीं आ रही थी, वो बहुत ज्यादा डर गए थे। अचानक उन्होंने गाड़ी रोकी एंड उसके बाद फिर वो गाड़ी से बाहर निकले। कुछ महीनों बाद, इस एक्सपीरियंस के कुछ महीने बाद उन्हें अटैक्स आने लग गए। वो ड्राइव करना बंद कर चुके थे, उन्हें डर लगता था कि कहीं वो ट्रैफिक में ना फंस जाएं, कहीं उन्हें अटैक ना आ जाए। तो इस टाइप के थॉट्स से वो बहुत ज्यादा क्रेजी हो गए थे, मतलब दिमाग खराब हो गया था उनका, ये सारे थॉट्स हमेशा आते रहते थे, परेशान हो गए थे एंड उन्हें लगता था कि कहीं वो मर ना जाए। ठीक है, तो इसीलिए वो घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया उन्होंने आफ्टर सम टाइम। तो ये क्या है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसान को एंजाइटी हो रही है। हमारे एग्जाम से पहले हमें क्या होती है, एंजाइटी हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारा तबीयत खराब हो जाता है या फिर हमारा परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करने लग जाता है। हमारे एग्जाम से पहले हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं कि भाई कौन सा सीट मिलेगा, कैसे पार्टनर्स मिलेंगे बगल में, देन किस तरीके का रूम मिलेगा, कैसे टीचर्स होंगे, पेपर कैसा आएगा, कौन सा सेट आएगा, एक्सेट्रा। ये सारे थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से हमें एंजाइटी होने लग जाती है। तो मैम एंजाइटी होती क्या है? एंजाइटी एक बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, बहुत अनप्लीजेंट फीलिंग होती है, जिसमें हमें क्या हो रहा होता है, हमें डर लग रहा होता है, हमें बहुत ज़्यादा अप्रीहेंशंस, मतलब वही डर लग रहा होता है बहुत ज़्यादा, और अजीब लग रहा होता है। हमारा सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमारे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं, सांस नहीं आ रही होती है, डायरिया भी होने लग जाता है, देन डिजीनेस, कमजोरी होने लग जाती है, स्लीप, नींद नहीं आती है, फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड स्वेटिंग की भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब एंजाइटी के अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब इसके अंदर कुछ टाइप्स होती हैं इन शॉर्ट। नंबर 1 है तुम्हारा GAD का फुल फॉर्म है तुम्हारा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर होता है एक प्रोलॉन्ज, मतलब अजीब सी फीलिंग होती है, समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या अजीब सी फीलिंग है, डर लग रहा होता है, कोई रीजन नहीं होता इसके डर के पीछे, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं होता जिसकी वजह से हमें डर लग रहा होता है, बस लग रहा होता है डर। ठीक है,
और क्या हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा चिंता होने लग जाती है, फ़ियर होने लग जाता है अबाउट फ्यूचर कि भाई आगे क्या होगा। उसके बाद हम कॉन्स्टेंटली अपने आस-पास देखने लग जाते हैं कि कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें होती हैं जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में, मतलब जनरल टाइप का एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है, ठीक है? दूसरा आता है हमारा इसी के अंदर दूसरा टाइप विच इज पैनिक डिसऑर्डर। मैंने अपनी फ्रेंड को पैनिक डिसऑर्डर उसे हो रहा था, मैंने देखा था। पैनिक डिसऑर्डर में एक्चुअली होता क्या है, रिकरेंट एंजाइटी अटैक्स, इसे हम पैनिक अटैक भी कह सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर एक पर्सन को क्या होता है, इंटेंस टेरर, मतलब अजीब सा बहुत ज्यादा डर, एक क्या बोलूं मैं, जब मैंने अपनी फ्रेंड को देखा था कि उसे अटैक आ रहा था, पैनिक अटैक, तो वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रही थी, वो बस एक जगह पे बैठ गई थी और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे थे, राइट? तो उसे क्या हो रहा था, उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत अजीब-अजीब के थॉट्स आ रहे थे उसके दिमाग में, पीक था उसके थॉट्स, मतलब अजीब-अजीब से बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे उसके दिमाग में। वो उसे कैसी फीलिंग हो रही थी, हम लोग सिम्पटम्स की बात करें तो उसे सांस नहीं आ रही थी, उसे बहुत कमजोरी, ट्रेमलिंग उसका मतलब कांपने लग गई थी, बहुत कमजोर हो गई थी, चोकिंग, नोजिया, इसमें चेस्ट पेन भी होने लग जाता है, डिस्कम्फर्ट होने लग जाता है, लॉस ऑफ कंट्रोल, एंड इवन बहुत से लोग मर भी जाते हैं पैनिक अटैक में, राइट? सो पैनिक अटैक बहुत खतरनाक होता है, राइट? नेक्स्ट है हमारा इसी के अंदर आने वाला तीसरा टाइप विच इज फोबियाज। फोबियाज क्या होता है, फोबियाज मतलब होता है एक फियर, काइंड ऑफ फियर जो कि इरेशनल होता है एंड जिसके पीछे कोई वजह होती है। जैसे एंजाइटी में क्या होता है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में हमें पता ही नहीं है कि हमें क्यों डर लग रहा है, क्यों हमें किस चीज के लिए डर लग रहा है, किस वजह से डर लग रहा है, बट फोबियाज में कुछ वजह होती है जिसकी वजह से हमें डर लग रहा होता है। फोबियाज के अंदर भी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे एक है तुम्हारा स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया में हमें किसी स्पेसिफिक चीज से डर लग रहा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे छिपकली से डर लगने लगा, या फिर मुझे कोई बंद रूम में डर लगने लगा, तो दैट इज योर स्पेसिफिक टाइप ऑफ थिंग जिससे मुझे डर लग रहा है। दूसरा होता है हमारा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, या हम कहते हैं उसे सोशल फोबिया। सोशल फोबिया में क्या होता है ना कि हमें समाज में जाने से डर लग रहा होता है, हम किसी से बात नहीं करना पसंद करते हैं, हम ज्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं करते हैं, पार्टीज में नहीं जा सकते हैं, एक्सेट्रा। तीसरा होता है हमारा एगोराफोबिया। एगोराफोबिया बहुत से लोगों को होता है। इसमें क्या होता है ना कि नए सिचुएशन में या अनफेमिलियर सिचुएशन में जाने से बहुत ज्यादा डर लगता है। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं या नए प्लेस पे जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। दैट इज योर एगोराफोबिया। नेक्स्ट टाइप है हमारा फोर्थ टाइप विच इज सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे हम सैड भी कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है किसी ऐसी चीज जिससे मुझे बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी, तुम उस चीज को मुझसे दूर ले जा रहे हो, तो दैट इज योर, जिसकी वजह से मैं क्या करूंगी, अगर मैं बच्ची हूँ, डेफिनेटली ये बच्चों को ही होता है, तो जिसकी वजह से मैं क्या करूंगी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, फिर मैं बहुत ज्यादा रोने लग जाऊंगी, मैं टैंट्रम्स शो करने लग जाऊंगी, देन मैं सुसाइडल जेस्चर्स भी शो करने लग जाऊंगी, बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाऊंगी, राइट? सो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स में बच्चों की, जैसे लड़की बच्ची है तो उससे अपने उसकी गुड़िया छीन लो जिससे वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है, या फिर उसके पेरेंट्स, बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा, अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, तो मम्मी से अगर वो दूर जाते हैं ना, तो जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मम्मी से दूर जाते हैं, तो फिर बच्चे क्या करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं कि मुझे मम्मी के पास रहना, मुझे स्कूल नहीं जाना, राइट? सो ये एक टाइप का बहुत माइनर टाइप का सैड है, बट सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स में एक डिसऑर्डर होता है जो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल का होता है, जिसमें बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन, जैसे कि वो चिल्लाने लग जाएंगे, चीज़ें फेंकने लग जाएंगे, फिर सुसाइड का जेस्चर शो करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान कर डालेंगे, राइट? सो दैट इज योर सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट कम्स योर दूसरे टाइप का डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, उससे पहले एक बॉक्स है तुम्हारा मेजर एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड देयर सिम्टम्स। यहाँ पे बताया हुआ है कि GAD यानी कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे वेग अनएक्सप्लेन्ड फीलिंग होती है, फियर्स होता है। पैनिक डिसऑर्डर में हमें क्या होता है, अटैक्स होने लग जाते हैं, फीलिंग ऑफ इंटेंस टेरर होता है। स्पेसिफिक फोबिया में इरेशनल फियर्स होते हैं अबाउट सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और इंटरेक्शंस विद पीपल या फिर अनफेमिलियर सिचुएशंस। सैड में क्या होता है, हमें एक्सट्रीम डिस्ट्रेस होता है जब हमसे हमारी फेवरेट चीज छीन ली जाती है। अदर डिसऑर्डर्स में हमारे आते हैं कुछ सिलेक्टिव म्यूटिज्म, सब्सटेंस मेडिकेशन एक्सेट्रा, तो इसे भी तुम लोग देख सकते हो, ठीक है? ठीक है, वेल गुड। नेक्स्ट है हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी कि इसे हम कहते हैं इन शॉर्ट OCD, जिसका नाम मैंने बहुत बार लिया होगा प्रीवियस क्लासेस में। तो OCD के अंदर एक होता है हमारा ऑब्सेशन एंड दूसरा होता है हमारा कंपल्शन।
ऑब्सेशन कंपल्शन क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, बहुत आसान है। ऑब्सेशन मतलब कि कोई ऐसे, मतलब क्या बोलूँ मैं, ऑब्सेशन मतलब मेरी थिंकिंग, ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, ऑब्सेशन मतलब होता है मेरा थिंकिंग या मेरा थॉट प्रोसेस। इसमें क्या होता है ना कि मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। कोई ऐसा कुछ करना है, ठीक है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, राइट? तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ वो चीज़ के बारे में सोचने के, उस चीज़ के बारे में सोचने से। तो दैट इज़ योर ऑब्सेशन, कि मुझे ऑब्सेशन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के बारे में सोचने के, मैं नहीं चाहती हूँ उस चीज़ के बारे में सोचना या उस पर्सन के बारे में सोचना, पर फिर भी मैं सोच रही हूँ, तो दैट इज़ योर ऑब्सेशन। कंपल्शन मतलब क्या होता है कि कंपल्शन मतलब कि उस चीज़ के बारे में मैं ऑब्सेशन में सोच रही होती हूँ, बट कंपल्शन में मैं बार-बार वो चीज़ कर रही होती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गंदगी है बहुत ज़्यादा, मुझे साफ़ करना है, मुझे साफ़ करना है। तो मैं पढ़ाने में कॉन्संट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ, मेरे दिमाग में वही चल रहा है अभी, राइट? कंपल्शन में मैं अब क्या करूँगी, मैं रुमाल लेके मतलब पोंछना चालू कर दूँगी। सो दैट इज़ द कंपल्शन, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ाऊँ अभी बैठ के, लेकिन मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ, मैं मतलब साफ़ करने में लग गई हूँ। तो दैट इज़ द ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। सो ओसीडी में क्या होता है, हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एंड कंपल्शन यानी कि उस एक्ट को बार बार करते हैं। जैसे तुम्हारा ओसीडी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओसीडी में क्या होता है ना, इंसान जो है वो बार बार काउंटिंग करने लग जाता है, या फिर साफ सफाई, बार बार हैंड वॉश करेगा, बार बार चीज़ों को छुएगा, या फिर अपना अपना बाल खींचना चालू कर देता है, अपने हाथ में चीज़ों को खोदना चालू कर देता है, राइट? सो दिस काइंड ऑफ थिंग वी सी इन ऑब्सेशन। इसको हम देखते हैं जैसे हेयर पुलिंग का डिसऑर्डर, हेयर पुलिंग एग्जाम्पल ऑफ ओसीडी दिया हुआ है, जैसे कि ट्राइकोटोलमानिया जिसमें हेयर प्लकिंग होता है, देन स्किन पिकिंग जिसको हम कहते हैं एक्सॉस्ट्रेशन। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं ऑब्सेशन एंड कंपल्शन डिसऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉमेटिक एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसको तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा था क्लास 11 में, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है ना कि कोई इंसान है अपने लाइफ में बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस देखी है, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट बाय टेररिस्ट देखा होगा, या फिर नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, बिल्डिंग गिरते हुए देखा होगा, या फिर वॉर जैसे सिचुएशंस में वो रहा होगा। तो इससे क्या होता है ना कि वो जब नॉर्मल लाइफ में जाता है तो उसके दिमाग में बार बार फ्लैशबैक्स आना चालू हो जाते हैं उन सारी चीज़ों के, कि लोग मर रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, फिर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता अपने किसी भी काम पे। उसका इमोशनल नंबिंग मतलब वो इमोशनली बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन को इमेजिन करके बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। जैसे हो सकता है कि अर्थक्वेक में उसने अपनी फैमिली खो दी, तो उसके दिमाग में वही चलता रहता है, वो कहीं भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया है। सो ये हम देखते हैं पीटीएसडी के अंदर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसकी वजह से इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, राइट? इसके अंदर एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर और भी बहुत से टाइप्स होते हैं, जैसे एक होता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, एक होता है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो दिस इज कैटेगरी विच इज देयर इनसाइड ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। क्लियर? नेक्स्ट होता है हमारा दूसरा टाइप विच इज नोन एज सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है ना कि फिजिकल सिम्टम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल सिम्टम्स इन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिजीज। मतलब कोई फिजिकल डिजीज मुझे है नहीं, पर मुझे फिजिकल सिम्टम्स महसूस हो रहे होते हैं। इसका बहुत एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो मुझे बुखार है नहीं, चेक करोगे तो मेरा टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे बुखार हो गया है, तो दैट इज योर फिजिकल सिम्टम्स इन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिजीज, मतलब सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। अब इसके अंदर क्या होता है ना, सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर के अंदर एक है तुम्हारा सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है ना कि भाई मैं बार बार डॉक्टर के पास जा रही हूँ, बार बार मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कोई डिसऑर्डर हो चुका है, पर टेस्ट हो गए लेकिन कोई बीमारी मुझे नहीं है, ठीक है? टेस्ट बता रही है कि मुझे कोई भी मेडिकल कंडीशन, कोई भी सीरियस इलनेस मुझे कुछ है ही नहीं, राइट? पर मुझे बार बार सिम्टम्स महसूस हो रहा होता है बॉडी रिलेटेड, तो दैट इज योर सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। ओके, जहाँ पे सिर्फ मुझे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, मैं बार बार डॉक्टर के पास जा रही हूँ, बट एक्चुअल में रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, डॉक्टर बता रहा है कि मुझे कुछ हुआ नहीं है। दूसरा होता है मेरा इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है ना कि मैं बार बार सोच रही हूँ कि मुझे वो डिसऑर्डर हो जाएगा या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सुना कि मेरी फ्रेंड, जैसे मैंने सुना था ना, मेरा बोर्ड एग्जाम के आसपास मैंने सुना था कि एक मेरे क्लासमेट है जिसे जॉन्डिस हो गया है। तो क्या हो रहा था ना कि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, मतलब साइड में बहुत कम मैं सोच रही थी, लेकिन तो बार बार मेरे दिमाग में वो हिट कर रहा था कि उसको जॉन्डिस हो गया तो कहीं मुझे नहीं हो जाए, मुझे नहीं हो जाए। तो बेसिकली इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर वाले लोग को क्या होता है ना कि अगर उसने सुन लिया कि उसके आसपास किसी को कोई डिसऑर्डर है, या किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी को कोई इलनेस है,
अगर उसने सुन लिया तो फिर अब उसे डर लगने लग जाता है ना, उसे लगता है कि उसको ही हो जाएगा या उसको हो गया है, राइट। ये होता है हमारा इलनेस एंजाइटी, ये होता है हमारा इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, जहाँ पे कोई डिसऑर्डर होता नहीं है, बस एंजाइटी होती है, राइट। सो यही सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई है तुम्हें। नेक्स्ट होता है इसके अंदर तीसरा टाइप, विच इज योर कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर इज नथिंग बट यहाँ पे होता है हमारा रिपोर्टेड लॉस ऑफ पार्ट ऑफ ऑल और सम बेसिक बॉडी फंक्शंस, मतलब कुछ बॉडी फंक्शंस काम नहीं कर पा रहे होते हैं। जैसे मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें क्या होता था कि जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, उसको क्या हुआ था कि वो बोल नहीं पा रहा था, ओके। एंड वो क्यों नहीं बोल पा रहा था, उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, बट एक्चुअल में उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। उसने कुछ उसके लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो बोलना बंद कर दिया, बट एक्चुअल में उसे बायोलॉजिकली उसके टेस्ट वेस्ट हुए थे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट एक्चुअल में वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से बोल नहीं पा रहा था, स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस उसने कुछ किया था। तो ये होता है हमारा कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसमें फिजिकली तुम बिल्कुल परफेक्ट एंड फाइन हो, बट फिर भी तुम्हें कुछ पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस या डेफनेस कुछ समय के लिए हो जाता है, एंड उसे प्रॉपर केयर एंड अटेंशन मिले तो फिर वो ठीक भी हो जाता है पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा दूसरा टाइप, विच इज डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। अब डिसोसिएटिव डिसऑर्डर क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो तुमने सुना होगा। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहले समझ लो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के अंदर होता क्या है। यहाँ पे हमारा कनेक्शन टूट जाता है टूवर्ड्स रियल वर्ल्ड। हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते या रियलिटी से बहुत अलग हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि अभी हम जैसे मेरे को एक माइनर लेवल का ये हुआ था, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने से हो जाता है कभी कभार, तो इसीलिए ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए। वेल, जोक्स अपार्ट, उसमें होता क्या है ना कि बेसिकली हमको समझ नहीं आता है कि मैं अभी रियलिटी में हूँ या फिर मैं सपने में हूँ। जिन लोगों को डिसऑर्डर हो जाता है उनको तो मतलब समझ ही नहीं आता कि वो रियल वर्ल्ड में है या वो ड्रीम वर्ल्ड में चल रहे हैं, राइट। तो दिस इज योर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, ओके। इसके अंदर कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे एक होता है हमारा डिसोसिएटिव अमनीशिया। डिसोसिएटिव अमनीशिया में क्या होता है ना कि हमारा सिलेक्टिव मेमोरी लॉस हो जाता है, मतलब कुछ सिलेक्टिव चीजें हम भूल जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे तुम लोग मूवीज वगैरह में देखे हो, सर पे चोट लगने की वजह से याददाश्त चली जाती है। अमनीशिया में क्या होता है ना कि हमें सिलेक्टिव मेमोरी लॉस होता है, जैसे कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मैं भूल जाती हूँ। जैसे कि कोई पेनफुल एक्सपीरियंस हुआ, कोई पेनफुल लाइफ इवेंट हुआ, तो मैं सब कुछ याद रखी हूँ, बट वही एक सिंगल पार्ट है जो मैं भूल गई हूँ। दैट इज योर डिसोसिएटिव अमनीशिया, जो आफ्टर सम टाइम रिमेंबर किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है हमारा डिसोसिएटिव फ्यूज। डिसोसिएटिव फ्यूज में क्या होता है ना कि इंसान जो है वो एक फ्यूज के अंदर चला जाता है, मतलब एक ऐसा जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसान सोया था, जैसे मैं कल सोई, अब मैं सुबह उठी और उसके बाद फिर मैं भूल गई कि मैं कल कौन थी, मेरा नाम क्या था, मेरी फैमिली क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं सब कुछ भूल गई, ठीक है। अब मैं एक नई पर्सनैलिटी, एक नए नाम के साथ जीना शुरू कर दी, एंड फिर आज दिन भर बीत गया, एक हफ्ते तक मैं ऐसे ही चली, फिर एक हफ्ते बाद मैं वापस से रात में सोई, अगले दिन मैं फिर उठी तो फिर मुझे याद आ गया कि मैं पहले कौन थी, तो मैं उस पर्सनालिटी में वापस आ गई, मैं वापस सभी मैम तुम लोग की बन गई, और जो एक हफ्ते में हुआ था वो चीज मैं सब कुछ भूल गई, राइट। एंड वो अपनी पुरानी वाली पर्सनालिटी के साथ मैं जीने लग गई। तो दैट इज योर डिसोसिएटिव फ्यूज। फ्यूज के अंदर क्या होता है ना, हमें याद ही नहीं रहता, हम अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी को भूल जाते हैं अगले दिन सुबह उठ के, एंड नई पर्सनालिटी जीना चालू करते हैं, फिर नई पर्सनालिटी को भी भूल जाते हैं, एंड एक और नई पर्सनालिटी या पुरानी वाली पर्सनालिटी हम जीने लग जाते हैं। तो इस टाइप का होता है। एक मूवी थी, वो वेब सीरीज थी, जिसके अंदर पर्सन को डिसोसिएटिव फ्यूज हो गया था। तो आई कैन नॉट रिमेंबर, इफ यू कैन रिमेंबर देन तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जो कि तुम लोग का जिससे तुम लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है इसके अंदर। एक मूवी थी, कुछ ए से था, याद नहीं आ रहा मुझे अभी। तो डिसोसिएट मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मतलब एक पर्सन को काफी सारा, एक्चुअली होता क्यों है, अगर चाइल्डहुड में किसी पर्सन का बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस कोई हो गया ना, तो इसके वजह से ही या इसके चलते ही इंसान को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक पर्सन की काफी सारी पर्सनैलिटीज हो जाती हैं। एक टाइम पे वो बहुत ज्यादा डरा हुआ पर्सनैलिटी हो सकता है, फिर अगले टाइम पे वो एक बहुत ज्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी हो सकता है, राइट। सो ये सारी चीजें होती हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी या फिर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा मुझे, कुछ साउथ इंडियन पिक्चर था इसके ऊपर बना हुआ, राइट।
नेक्स्ट है तुम्हारा डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, एक ड्रीम लाइक स्टेट होती है, जैसे मैंने बताया था ड्रीम लाइक स्टेट होती है जब पर्सन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो रियल लाइफ में जी रहा है या वो सपने की जिंदगी में जी रहा है, तो वो कुछ भी करता है, फिर उसको लगता है कि मैं सपने में ही तो हूँ, तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, राइट। सो दिस इज योर डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन, ठीक है। आई होप दिस क्लियर। तो ये यहाँ पे कुछ बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स में वही चीजें जो मैंने बताई हैं वही एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर को समराइज किया है, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर को समराइज किया है, कन्वर्जन डिसऑर्डर को समराइज किया है, डिसोसिएटिव अमनीशिया जो मैंने बताया था वही चीजें लिखी हुई है कि भाई सिलेक्टिव मेमोरी लॉस होता है। डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर में क्या होता है, पर्सन जो है वो रियलिटी से कनेक्शन खो देता है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी या मल्टीपल पर्सनालिटी में क्या होता है, मल्टीपल पर्सनालिटी हो जाती है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक दूसरा टाइप का डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, डिप्रेशन, पर्सन को क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। कैसे हो जाता है, मेनली ये क्यों होता है, मेनली ये होता है ब्रेकअप ऑफ रिलेशनशिप की वजह से, या फिर फेलियर टू, अगर हमारा कोई गोल है हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाते, या फिर मेरा कोई रिलेशनशिप था जो टूट गया, तो इसकी वजह से क्या होता है, इंसान को मेनली बहुत जोर से अचानक धक्का लग जाता है ना, तो उस टाइप में उस टाइम पीरियड में मेनली डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। अब डिप्रेशन एक ही बार में नहीं हो जाता है, डिप्रेशन बहुत से मतलब सीरीज ऑफ एक्टिविटीज या इवेंट्स की वजह से होता है। जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो इसमें मूड का प्रॉब्लम होता है, यानी कि इंसान जो है वो क्या बोलूं मैं, लो फीलिंग होने लग जाती है, यहाँ पे लो फीलिंग हो जाती है, या वेरी वेरी लो फीलिंग होने लग जाती है यहाँ पे इंसान को। इंसान जो है वो उसका बॉडी वेट यानी कि वो पतला होने लग जाता है, उसको स्लीप प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, टायर्डनेस हो जाता है, फिर वो ठीक से सोच नहीं पाता है, फिर थॉट्स ऑफ डेथ, उसको सुसाइड और डेथ की थॉट्स आने लग जाते हैं, उसको जो काम बहुत ज़्यादा पसंद था वो उस काम में उसको एकदम इंटरेस्ट नहीं आता है। ये सारी चीज़ें हमें मेनली देखने को मिलता है। इसके पीछे जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, हो सकता है कि उसके पेरेंट्स को कभी डिप्रेशन रहा हो, तो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से या हेरिडिटी की वजह से भी वो प्रॉब्लम हो सकती है डिप्रेशन की। या फिर एक एज भी होता है, वुमेन्स जो है वो जब अपने एडल्टहुड में होती हैं तो चांसेस होता है कि उन्हें डिप्रेशन हो, और मेन को हो सकता है इन दी मिडिल एज, अर्ली मिडिल एज। तो जेंडर भी एक रोल प्ले करता है इन डिप्रेशन। वुमेन को ज्यादातर डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं, दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर बुक इट इज रिटन। अगर किसी इंसान को डिप्रेशन है या डिप्रेसिव नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसे अगर प्रॉपर सोशल सपोर्ट दिया जाए तो वो ठीक हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसमें कंफ्यूजन रहता है। बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है हमारा मानिया जिसके बारे में तुम्हें समझना है, एंड एक होता है हमारा डिप्रेशन। सो लेट मी क्लियर इट आउट। मानिया पहले क्या होता है, मानिया मतलब होता है रेस ऑफ थॉट्स, लिख भी लो तो भी क्लियर रहेगा, तुम्हें याद रहेगा। तो रेस ऑफ थॉट्स में क्या होता है ना, मानिया मतलब कि समटाइम्स क्या होता है कि मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा स्पीड में थॉट्स आने लग जाते हैं, मैं अपने थॉट्स को काबू नहीं कर पाती हूँ। एंड डिप्रेशन मतलब कि लो एनर्जी। तो मानिया मतलब होता है वेरी हाई, वैसे दूसरा पेन से लिखती तो ज्यादा अच्छा होता है, चलो ठीक है, वेरी हाई। एंड डिप्रेशन मतलब होता है वेरी लो फीलिंग। अब अगर मैं बात करूं, लेट्स मी टेक वन मोर पेन, चलो ये ले लेते हैं। मानिया के अंदर क्या होता है ना, कभी कभार बाइपोलर में होता है, बाइपोलर में ऐसा होता है कि मानिया है तो मैं एम लूंगी एंड डिप्रेशन है तो मैं डी लूंगी। अब बाइपोलर में होता है कि कभी मानिया मेरा स्पीड में हो जाता है, मतलब मेरे बहुत ज्यादा मैं सोचने लग जाती हूँ, बहुत ज्यादा सोचने की वजह से मैं हाइपर एक्टिव हो जाती हूँ, एंड डिप्रेशन जो है वो कम हो जाता है। ओके, दूसरा सिचुएशन होता है जिसमें मानिया जो है वो कम हो जाता है, मतलब मैं बहुत कम, मतलब मेरे थॉट्स जो हैं, मेरी फीलिंग्स जो है वो बहुत धीरे धीरे चल रही होती है। एंड डिप्रेशन मतलब एज अ होल मैं बोलूँ तो एक सिचुएशन में मेरा मूड स्विंग बहुत ज्यादा स्पीड से हो रहा होता है, मैं हाइपर एक्टिव हो जाती हूँ कभी, तो कभी क्या होता है मैं बहुत लो एनर्जी हो जाती हूँ, मैं पड़ी हो जाती हूँ, मुझसे कोई काम किया नहीं जाता है, एक्सेट्रा। एज अ होल बाइपोलर में दो चीजें होती हैं, दो पोलर होता है। पहला, मैं बहुत हाइपर एक्टिव हो जाती हूँ, बहुत स्पीड में सारे काम करने लग जाती हूँ, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती हूँ। ओके, तो दूसरा वही मैं डिप्रेसिव यानी कि बहुत लो फील करने लग जाती हूँ, बहुत लेथार्जिक हो जाती हूँ, बहुत आलसी हो जाती हूँ। सो दिस इज योर बाइपोलर डिसऑर्डर। ये एक्सट्रीम होता है जिसकी वजह से इंसान को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और बहुत डिस्ट्रेस एंड डिसफंक्शन होने लग जाता है।
राइट। अब इसके बारे में फर्दर बात करें तो सुसाइड के बारे में डिटेल में बताया हुआ है कि सुसाइड जो है वो एक बहुत मिसफॉर्चून है। एंड ये क्यों होता है, कोई इंसान क्यों सुसाइड करता है, बहुत से रीजन होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जेनेटिक प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल, कल्चरल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो सुसाइड करने के बारे में सोच सकता है। ऐसा भी होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा ड्रग अब्यूजिव हो, या फिर किसी इंसान ने नेचुरल डिजास्टर को देखा, एक्सपीरियंस किया हो, वायलेंस उसके साथ हुआ हो, अब्यूज हो उसके साथ हुआ हो, तो भी वो साइकोलॉजिकल तभी वो सुसाइड के बारे में सोचता है। सुसाइड को बारे में फर्दर लिखा हुआ है कि ये इसको कम करने के लिए क्या चीज़ें की जा सकती हैं। बेसिकली यहाँ पे यही समझाया हुआ है कि ये एक ऐसा मिसफॉर्चून है जिसको कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको कम करने के लिए या रोकने के लिए हमें काफ़ी सारे मेजर्स का यूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पे बताया भी हुआ है, एक सुसाइड को कम करने के लिए हमें गवर्नमेंट का भी हेल्प चाहिए, मीडिया, सिविल सोसाइटी सब एक साथ आए तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सब मेजर्स जो कि WHO ने बताया है, तो सबसे पहले कि भाई सुसाइड करने वाली जो चीज़ें हैं उनको कम करो, उनको लिमिट करो। देन मीडिया अगर न्यूज़ में रिपोर्ट कर रही है तो इसे बहुत रिस्पॉन्सिबल वे में बताए कि सुसाइड किसी ने किया तो एक रिस्पॉन्सिबल वे में बताए। ब्रिंगिंग अल्कोहल रिलेटेड पॉलिसीज लाए जाए। देन आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट ऑफ दोज पीपल जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। फिर ट्रेनिंग दे वर्कर्स को एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग ऑफ सुसाइड। देन नेक्स्ट है तुम्हारा केयर फॉर पीपल, जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया उनको प्रॉपर कम्युनिटी हेल्प प्रोवाइड करना, एक्सेट्रा। बच्चों को भी देखा जाना ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या डिस्ट्रेस होने लग जाना। अगर तुम देखो तो बच्चे ही बहुत ज़्यादा हैं, टीनेजर्स, एडोलेसेंट्स, जो आजकल सुसाइड कमिट कर रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है, कैसे हम क्या देख सकते हैं, मतलब कैसे हमें पता चले कि वो डिप्रेशन में है या वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा तब होता है जब एडोलेसेंस की परफॉर्मेंस और अटेंडेंस कम हो जाती है बिहेवियर में। जैसे फॉर एग्जांपल उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है नॉर्मल काम करने में। देन उनका ग्रेड्स, मार्क्स कम आने लग जाते हैं, वो कम मेहनत करना चालू कर देते हैं। फिर उनका क्लासरूम में बिहेवियर ठीक नहीं होता है, वो झगड़ा करना चालू कर देते हैं। फिर एब्सेंस, स्कूल नहीं जाते हैं, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग चालू कर देते हैं, या फिर नशा करने लग जाते हैं। सो ये सारे मेन बेसिक रीजंस है जिसकी वजह से अगर ऐसा किसी बच्चे में है तो इसका मतलब ये है कि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील कर रहा है, मेंटल प्रॉब्लम्स है उसे। एंड अगर उसे टाइम से ट्रीट कर दिया जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सुसाइड को कम कर सकते हैं, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली हमें उसे कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना चाहिए, राइट। हमें फिजिकल, सोशल एंड वोकेशनल स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए उस बच्चे का। देन ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन उसके पास होनी चाहिए, इसका प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं जो तो यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे हम उसका सेल्फ एस्टीम एंड उसके एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करें ताकि उसके अंदर ये सारे जो थॉट्स हैं वो ना आए, राइट। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। दिस वाज द सेकंड पार्ट वी कैन से। अब तुम्हारा एक और होमवर्क है, होमवर्क नंबर 2, that is dash is the term used when people develop a fear of entering in unfamiliar situation। मतलब ऐसा कौन सा फोबिया है, ऐसा कौन सा टर्म है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं जब लोग जो है वो अनफेमिलियर सिचुएशंस में एंटर करते हैं तो उन्हें फियर होने लग जाता है। इज इट सोशल फोबिया, ऑप्शन ए, और अगोराफोबिया, और स्पेसिफिक फोबिया, या नन ऑफ द अबव। सो अभी वीडियो को पॉज करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दो। जिसका आंसर राइट होगा मैं उसे हार्ट दे दूंगी। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। सो इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लो तुम, उसके बाद अब नेक्स्ट डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, देन इट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हम देखोगे तो प्रॉपरली डिफाइन किया नहीं हुआ है। इसमें होता क्या है ना कि हमारी थॉट प्रोसेस जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब हम प्रॉपरली सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को। एंड हम अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इससे एबनॉर्मलिटीज होती हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ टाइप्स होती हैं, सिजोफ्रेनिया के कुछ टाइप्स होते हैं, या यूं कहो सिम्टम्स होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव सिम्टम्स, जहां पे हम देखते हैं कि एक्सेस, मतलब मेरे थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं, मैं बहुत एक्सेस ऑफ इमोशंस शो कर रही हूँ, मेरा बिहेवियर में बहुत सारी काम एक बार में कर रही हूँ, ठीक है। दूसरा होता है मेरा नेगेटिव सिम्टम्स, जहां पे मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ, मेरे थॉट्स ही नहीं है, इमोशंस ही नहीं है, मैं कोई बिहेवियर नहीं परफॉर्म कर रही, चुपचाप बैठी हुई हूँ, बिल्कुल शांत। तीसरा है मेरा साइकोमोटर सिम्टम्स। साइकोमोटर सिम्टम्स में क्या होता है ना कि मैं एक पोजीशन पे हूँ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम,
ओके अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं पेन चेंज कर लूँ थोड़ा सा। सो पॉजिटिव सिम्टम्स की बात करूं मैं, तो इसमें क्या होता है ना कि इसके अंदर आता है तुम्हारा डिल्यूजन्स मतलब क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से तुम्हारे यू गो 6 मार्क्स के जो तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन है वो इसी एरिया से पूछे जाते हैं, सिजोफ्रेनिया से। तो ठीक से सुनते हुए चलो। सिजोफ्रेनिया के अंदर आता है हमारा डिल्यूजन्स मतलब क्या होता है, फॉल्स बिलीफ। मुझे लगता है कि ऐसा हो रहा है पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है, इसके कुछ सर पाँव नहीं होते, मैं बस ऐसे ही फॉल्स बिलीफ रख लेती हूँ कि ऐसा हो रहा है पर ऐसा एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है तुम्हारा डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन मतलब मुझे क्या लग रहा है ना कि कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है, कोई है जो मुझे बार बार हर टाइम मतलब मुझ पर नजर रखा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, कोई मुझे देख रहा है हर टाइम एक्सेट्रा। इस टाइप का फीलिंग आता है मुझे जब डिल्यूजन्स होता है ऑफ परसिक्यूशन। दूसरा है हमारा डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या होता है ना कि हम पर्सनल मीनिंग अटैच करते हैं टू ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बस में थी तो कुछ लोग बात कर रहे थे एंड हंस रहे थे और मुझे लगा कि वो, मैंने अपने हिसाब से सोचा कि ये पक्का मेरे को देख रहे थे, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझ पे हंस रहे हैं एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस, जहाँ पे मैं हर चीज पे अपना जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी चीजें हो रही हैं उसमें मैं अपना पर्सनल मीनिंग अटैच कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरे पे लोग हंस रहे हैं या मुझे लोग देख रहे हैं, मुझे अटेंशन पे कर रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरा होता है हमारा डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोर, जहाँ पे मुझे क्या लग रहा होता है कि मेरे पास क्या है, स्पेशल पावर है। जैसे तुम लोग शक्तिमान देखे होगे या फिर तुम लोगों ने शक्तिमान देखा होगा या फिर क्या आप बोल सकते हैं एवेंजर्स वगैरह देखा होगा, तो मेरे पास स्पेशल पावर है, मेरे पास पावर्स है कि मैं समय को रोक सकती हूँ, पानी में चल सकती हूँ, राइट, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो दैट इज डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोर, ऐसा बिलीव है मेरे अंदर। एक होता है हमारा डिल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल, जो कि चौथा होता है टाइप ऑफ डिल्यूजन, जिसके अंदर मुझे लगता है कि मेरे थॉट्स, मेरे इमोशंस, मेरे फीलिंग्स को कोई कंट्रोल कर रहा है। ओके, दिस इज योर डिल्यूजन, जो कि आता है तुम्हारा पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर। एक आता है हमारा डिल्यूजन्स के बाद फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, जिसके अंदर क्या होता है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन एंड डिरिलाइनमेंट। मतलब क्या होता है, मैं इलॉजिकल चीजें सोचने लग जाती हूँ। ओके, एक होता है तुम्हारा न्यूरोलॉजिज्म, मतलब मैं बहुत स्पीड में बात कर रही हूँ तो मैं अलग अलग टाइप के नए नए वर्ड्स एंड नए नए फ्रेज को इन्वेंट कर रही हूँ। देन मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रही हूँ, एक ही थॉट को मैं बार बार सोच रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ इलॉजिकल चीजें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दैट कम्स अंडर योर फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स। एक होता है हमारा तीसरा, इसी के अंदर पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर आने वाला तीसरा एक होता है हमारा हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशंस के अंदर क्या होता है, इट इज नथिंग बट इट इज ऑल अबाउट परसेप्शन ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली। मतलब कुछ एक्सटर्नल स्टिमुली, कुछ है नहीं पर मुझे लग रहा है कि कुछ है। जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि मैम डिल्यूजन्स जो है वो हेलुसिनेशन से कैसे अलग होता है। डिल्यूशंस मतलब इट इज ऑल अबाउट कि फॉल्स हम बिलीव रखते हैं कि ऐसा हो रहा है, यही हो रहा है, ऐसा है। एंड हेलुसिनेशंस मतलब ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता है, जैसे मैं इमेजिन कर रही होती हूँ। ओके, मतलब मेरे आसपास कोई है नहीं, मेरा कोई नाम नहीं पुकार रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है, या फिर मुझे लग रहा है कि मैं किसी को देख रही हूँ यहाँ पे, राइट। सो दैट इज योर हेलुसिनेशंस। यहाँ पे क्या होता है, कोई एक्सटर्नल स्टिमुली नहीं है पर मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं ऐसा परसीव कर रही हूँ कि यहाँ पे कुछ है। दैट इज योर हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन के कुछ टाइप्स हैं, जैसे एक होता है तुम्हारा ऑडिटरी हेलुसिनेशन, जहाँ पे तुम्हें लग रहा होता है कि कोई तुम्हारा नाम पुकार रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है, राइट, वो डरावना है, राइट। नेक्स्ट है हमारा टेक्टाइल हेलुसिनेशन, जहाँ पे मुझे लग रहा होता है कि कुछ बर्निंग सेंसेशन है एक्सेट्रा। तीसरा होता है हमारा सोमैटिक हेलुसिनेशन, जहाँ पे क्या लग रहा होता है कि मेरे अंदर जो है वो सांप क्रॉल कर रहा है मेरे स्टमक के अंदर, मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ है एक्सेट्रा। चौथा होता है विजुअल हेलुसिनेशन, नाम से समझ में आ रहा है, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे कोई इंसान जो कि दुनिया में नहीं है, मुझे वो इंसान दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, जैसे मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे ब्लड देख रही हूँ, यहाँ पे एक दूसरा दरवाजा आ गया है। तो दैट इज अ विजुअल हेलुसिनेशन। एक होता है हमारा पांचवा, दैट इज योर गस्टेटरी हेलुसिनेशन, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि फूड एंड ड्रिंक का टेस्ट बहुत स्ट्रेंज है एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ वन, दैट इज ऑल फैक्ट्री हेलुसिनेशन, जहाँ पे मुझे पॉइजन की स्मेल आ रही है या अजीब सी स्मोक की स्मेल आ रही है एक्सेट्रा। तो दैट इज योर ऑल फैक्ट्री हेलुसिनेशन। अगेन ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से सिजोफ्रेनिया के अंदर से मोस्टली तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सिम्टम्स एंड ये पूरा का पूरा पोर्शन अच्छे से रीड करना है। ओके,
सो वी हैव डिस्कस्ड पॉजिटिव सिम्टम्स। अब आएंगे हम नेगेटिव सिम्टम्स पे। नेगेटिव सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि पैथोलॉजिकल डेफिसिट, मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, सब कुछ बहुत कम होता है। पॉजिटिव में हम लोग बहुत स्पीड में काम कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को देख रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं, बहुत सी चीजों पे बिलीव करते हैं। वरस नेगेटिव सिम्टम्स में हम क्या देखते हैं, एलॉगिया। एलॉगिया मतलब क्या होता है, पोवर्टी ऑफ स्पीच, हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे, हम तो बोलते ही नहीं है, ठीक है, बहुत कम बोलते हैं, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। ब्लंटेड इफेक्ट मतलब हमारी जो भी फीलिंग्स हैं, हम बहुत लेस एंगर शो कर रहे हैं, सैडनेस और जॉय शो कर रहे हैं, हमारी फीलिंग्स जो है वो कम हो जाती हैं। दूसरा है हमारा फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट में हम क्या कर रहे होते हैं, हम कोई भी इमोशंस शो ही नहीं कर रहे होते हैं, नो इमोशंस, ठीक है। एंड एक होता है अवॉयलेशन। अवॉयलेशन में क्या होता है, हम कोई भी काम को स्टार्ट कर देते हैं पर उसे कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर नेगेटिव सिम्टम्स। नेक्स्ट आता है हमारा साइकोमोटर सिम्टम्स। साइकोमोटर सिम्टम्स में क्या होता है ना, एक है तुम्हारा कैटाटोनिया। कैटाटोनिया मतलब क्या होता है, ये एक्सट्रीम फॉर्म्स होते हैं। एक्सट्रीम फॉर्म्स मतलब साइकोमोटर मतलब क्या, कि तुम्हारी बॉडी पोस्चर से रिलेटेड। कैटाटोनिया के अंदर एक आता है हमारा कैटाटोनिया, कैटाटोनिक स्टूपर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कोई इंसान मोशनलेस, मतलब एक ही पोजीशन में साइलेंट है और बहुत समय से उसी पोजीशन में है। एक होता है हमारा कैटाटोनिक रिजिडिटी, मतलब कोई पोस्चर है, जैसे कोई एक सिटिंग पोजीशन है या स्टैंडिंग पोजीशन है, तो उसी पोजीशन में, उसी पोस्चर में वो बहुत लॉन्ग आवर्स तक खड़ा है या बैठा हुआ है एक्सेट्रा। कैटाटोनिक पोस्चरिंग में क्या होता है ना, ऑकवर्ड पोजीशन में, जैसे अजीब सा पोस्चर होता है, अजीब सी पोजीशंस होती है, ऑकवर्ड पोजीशन होती है, जिसमें पर्सन जो है वो लॉन्गर टाइम पीरियड से उसी पोजीशन में है, लाइक दिस। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात करें तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स नाम से पता चल रहा है कि हमारे न्यूरॉन्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ये कब होता है, चाइल्डहुड एज, अर्ली स्टेज ऑफ चाइल्डहुड में ही या डेवलपमेंट में हमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि बच्चा जो है वो सिम्टम्स शो कर देता है कि उसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है, मतलब उसका ब्रेन और न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे इसके अंदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स है, जैसे एक है तुम्हारा ADHD, जिसे हम लोग क्लास 11 में पढ़ के आए थे, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एक है तुम्हारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD इसे शॉर्ट में बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम। ADHD की बात करें तो सबसे पहले हमारा अटेंशन, हम किसी काम में अटेंशन पे नहीं कर पाते हैं, बच्चे जो है हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, इधर से उधर कूदते फांदते रहते हैं, बैठते नहीं है, सोते नहीं है, रेस्ट नहीं करते हैं, बस काम करते रहते हैं। उनको शांत कर पाना, एक पोजीशन पे बैठा पाना बहुत मुश्किल होता है। इम्पल्सिविटी मतलब कोई भी काम सोच समझ के नहीं करते हैं, चीजें इधर से उधर फेंक देते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता बिल्कुल भी, सोचते समझते नहीं है बिफोर डूइंग एनीथिंग, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, जो कि जैसे डिले नहीं कर पाते ग्रेटिफिकेशन को, चीजों को यहाँ से वहां फेंकते रहते हैं, राइट। कोई भी इंस्ट्रक्शंस पेरेंट्स का फॉलो नहीं कर पाते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में। नेक्स्ट आता है हमारा ASD, जिसे हम कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है ना कि हमारा सोशल, बच्चे जो है वो सोशल इंटरेक्शंस एंड कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, मतलब वो एक्सप्रेस बात नहीं कर पाते हैं अपनी चीजों को, अपने पेरेंट्स से ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, उनके ऑर्डर्स को, उनके एडवाइसेस को फॉलो नहीं कर पाते हैं। देन ठीक बिहेवियर नहीं फॉलो करते हैं, मतलब उनका बिहेवियर भी ऐसा होता है कि वही है कि मतलब अपने पेरेंट्स के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स से उनका रिलेशंस अच्छा नहीं होता है, उनका रिलेशंस उनके पीयर्स, उनके स्टूडेंट्स, उनके फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा नहीं होता है, उनको बोलना ठीक से नहीं आता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, एक बात को बार बार रिपीट करते हैं। इन बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है सोशल बिहेवियर में, पेरेंट्स के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है, इमोशंस को समझ नहीं पाते, इमोशंस को एक्सप्रेस कर नहीं पाते, लैंग्वेज का प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं। इंटरेस्ट एंड रिपीटेटिव बिहेवियर मतलब एक बिहेवियर को बार बार करते हैं, उनका पैटर्न्स ऑफ इंटरेस्ट भी समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे बच्चे खुद को इंजरियस बिहेवियर भी करते हैं, मतलब अपना दिमाग अपने दीवार से अपना सर लड़ाने लग जाते हैं, ठीक है, हैंड क्लैपिंग करने वाला बिहेवियर करते हैं, इनको रिलेशनशिप समझने में भी बहुत मुश्किलें आती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे हम देखते हैं कि IQ जो है 70 से नीचे होती है,
राइट ऐसे बच्चे जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं, ऐसे बच्चे जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं वो कोई भी काम प्रॉपरली कर नहीं पाते हैं, उनसे कम्युनिकेशन नहीं होता, वो अपना खुद का ख्याल भी नहीं रख पाते, बेसिक काम भी नहीं कर पाते अपना, जॉब तो दूर की बात है, राइट। इनके बारे में 4.2 बॉक्स में डिस्कस किया हुआ है। ये रहा तुम्हारा 4.2 का बॉक्स। इसमें बताया हुआ है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर वाले बच्चों के बारे में या लोगों के बारे में। माइल्ड वाले लोगों का जो आईक्यू है वो 55 से 70 के बीच में होता है। ये अपना बेसिक काम कर लेते हैं, जैसे खाना खाना या फिर अपना खुद का ध्यान रखना। स्पीच एंड कम्युनिकेशन भी इनकी बेटर होती है। ये लर्निंग भी अच्छे से कर पाते हैं, स्पेशली 3rd से 6th ग्रेड तक। इनके फ्रेंड्स भी होती हैं, फैमिली भी होती है, जॉब भी होल्ड कर पाते हैं, शादी भी करके अपने फैमिली कंटिन्यू कर सकते हैं। मॉडरेट वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी होती है इन अंडरस्टैंडिंग चीजें, राइट। रिपीटेटिव एक्सप्रेशन यानी कि प्रॉपर स्पीच प्रॉब्लम होती है। देन एकेडमिक में 1st और 2nd ग्रेड तक नॉर्मल होता है, बाकी प्रॉब्लम हो जाता है। सोशल स्किल्स की बात करें तो इनकी भी बहुत मुश्किल से दोस्त बनते हैं। शेल्टर यानी कि इन्वायरमेंट अगर इनको प्रोवाइड किया जाए तो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए तो ये थोड़ा थोड़ा अपना काम बेसिक कर सकते हैं। शादी की बात करें तो इनकी शादी नहीं हो पाती है और ना ही इनकी फैमिली रह पाती है। सीवियर वालों की बात करें तो इनके पास बिल्कुल भी स्किल नहीं होता है एंड इनको सिखाने के बाद भी चीजें भूल जाते हैं, इनकी प्रॉपर लैंग्वेज नहीं होती है, अपने बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इनकी एकेडमिक स्किल्स मतलब पढ़ लिख नहीं पाते हैं, देन इनके दोस्त भी नहीं बन पाते हैं, इनकी सोशल इंटरेक्शंस नहीं होती हैं, ये कोई जो जॉब भी होल्ड नहीं कर पाते, ना इनकी शादी हो पाती है और ना इनकी फैमिली चलती है। सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड लोगों के, ठीक है। सो ये सारा है तुम्हारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, जिसके अंदर तुम देखोगे ये मैनिफेस्टेड होता है ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ स्कूल लाइफ, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, राइटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, तो कुछ बच्चों को मैथ्स करने में प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। सो ये सारी बेसिक चीजें हैं। स्पेसिफिक लर्निंग एबिलिटी में स्पेसिफिक, जैसे कि हो सकता है कि कुछ बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम हो तो कुछ को राइटिंग में, कुछ को मैथ्स में, राइट। सो जैसे हम लोगों ने एक पढ़ा था डिसलेक्सिया के बारे में इन क्लास 11th इफ यू रिमेंबर। नेक्स्ट इज योर डिसरप्टिव इंपल्सिव कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रह जाता है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। जब हम बात करते हैं डिसरप्टिव इंपल्सिव, इसके अंदर आता है तुम्हारा ओडीडी, जिसको हम कहते हैं ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। इसको हम देखते हैं बेसिकली ओडीडी जो है वो चिल्ड्रन के अंदर होता है। ओडीडी इसमें हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो डिसोबीडियंट होते हैं, मतलब पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं। पेरेंट्स बोलेंगे कि भाई तुम आइसक्रीम नहीं खा सकते तो वो चिल्लाने लग जाएंगे, मतलब बदमाशी करने लग जाएंगे, हॉस्टाइल बिहेवियर शो करने लग जाते हैं। ओडीडी वाले बच्चे गुस्सा होने लग जाते हैं, बच्चों पेरेंट्स को फॉलो नहीं करते, पेरेंट्स के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते हैं। उनके दोस्त भी प्रॉब्लमेटिक रिलेशंस होते हैं उनके विद देयर पेरेंट्स एज वेल एज देयर फ्रेंड्स एज वेल समटाइम्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंडक्ट डिसऑर्डर की, तो कंडक्ट डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चा जो है अब यहाँ पे बड़ा हो जाता है, यानी कि यू कहो एडल्ट हो जाता है, एडल्ट कहो या बड़ा हो जाता है, ओल्डर हो जाता है। इसमें हम कंडक्ट डिसऑर्डर में क्या देखते हैं कि बच्चा जो है अब पहले से बहुत बदमाश था, अपने पेरेंट्स की बात सुनता नहीं था, अब यहाँ पे वो क्या हो जाता है, यहाँ पे वो एंटी सोशल हो जाता है। यहाँ पे वो क्या करता है, अपने फैमिली के रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ देता है, समाज के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन नहीं करता है, चोरी करने लग जाता है, डाका डालने लग जाता है, एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, लोगों को हर्ट करता है, एनिमल्स को हर्ट करता है, देन वायलेशंस करता है ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। वर्बल एग्रेशन इन लोगों में होता है। वर्बल एग्रेशन मतलब कि बार बार नेम कॉलिंग करते हैं, लोगों को बड़ों का नाम से बुलाते हैं, स्वेरिंग करते रहते हैं, राइट। फिजिकल एग्रेशन मतलब हर्ट करते, हिंटिंग, फाइटिंग करते रहे ऐसे लोग। हॉस्टाइल एग्रेशन मतलब कि क्या करेंगे, लोगों को इंजरी करेंगे। प्रोएक्टिव बिहेवियर मतलब डोमिनेट करेंगे, बुली करेंगे अपने से छोटे को या फिर अपने से कम पावर वाले लोगों को। सो ये सारी चीजें हम देखते हैं कंडक्ट बिहेवियर में एंड ओडीडी में, ठीक है। सो ओडीडी इज ऑल अबाउट चिल्ड्रन एंड कंडक्ट डिसऑर्डर इज मेनली अबाउट योर बड़े लोग। ओके, नेक्स्ट है हमारा फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा था। इसके अंदर आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग। तीनों को समझते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है ना, ये बेसिकली थोड़े एडल्ट लोगों को होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या करते हैं ना, मेनली लड़कियों को होता है। इसमें क्या होता है ना कि लड़कियों को लगता है कि भाई उनको अपना बॉडी इमेज मेंटेन करना है, तो वो ओवरवेट नहीं हो सकती, इसी वजह से वो खाना नहीं खाती हैं, वो मेल न्यूट्रिशियस हो जाती हैं, खाना खाना बंद कर देती हैं, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करती हैं, राइट, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, मेल न्यूट्रिशियस हो जाती है, वेट लॉस कर देती है एंड स्टार्व भी कर लेती है
उनको लगता है कि वो मोटी ना हो जाए, इसकी वजह से वो खाना खाना बंद कर देती हैं, मर भी जाती हैं ऐसी बहुत सी लड़कियां। नेक्स्ट है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा खाते हैं, मतलब कोई लड़की है या कोई भी है, इट्स नॉट अबाउट कि गर्ल्स को ही होता है ये। बुलिमिया नर्वोसा में होता क्या है, इंसान जो है वो बहुत ज्यादा खाना खा लेता है एंड जब उसको बहुत डिस्कस फील होने लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, अशेम्ड फील होने लग जाता है, तो वो क्या करता है, दवाई खा के फिर उल्टी कर देता है, राइट। नेक्स्ट इज योर बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग में हम देखते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग, मतलब कोई इंसान है उसके सामने खाना रख दो तो वो खाते जाएगा खाते जाएगा खाते जाएगा, जब तक उसका नेक तक भर ना आए तब तक वो खाएगा, तो ये होता है हमारा बिंज ईटिंग। सो क्लियर है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग। नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट टॉपिक है ऑफ टुडेज डिस्कशन, दैट इज योर सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर। जिससे पहले तुम्हारा एक होमवर्क है, एमसीक्यू नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खुशप्रीत है एक लड़की, डेफिनेटली वो बिलीव करती है कि उसे स्पेशली एम्पावर्ड है, मतलब उसके पास कुछ सुपर पावर्स है, वो कुछ भी कर सकती है, राइट। सो उसको क्या, उसको इन सभी में से कौन सा डिल्यूजन हो रखा है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर या फिर डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। एंड इसका आंसर अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में तुम्हें लिखना है, ओके। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स, जहाँ पे हम बात करेंगे कि लोग जो है वो एडिक्टिव बिहेवियर्स में इंडल्ज हो जाते हैं जब इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है एंड प्रॉब्लम्स को वो डील नहीं कर पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या करने लग जाते हैं, प्लेजर्स खोजने लग जाते हैं। अब प्लेजर्स उन्हें नॉर्मल लाइफ में मिलता नहीं है जल्दी, तो वो क्या करने लग जाते हैं, एडिक्टिव हो जाते हैं, मतलब एडिक्शन में घुस जाते हैं, जैसे अल्कोहल का एडिक्शन हो गया, कोकेन, टबैको, इन सारी चीजों में वो घुसने लग जाते हैं। अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल जो है वो नॉर्मली हम देखते हैं कि ड्रिंकिंग जो है इंटरफेयर करता है सोशल बिहेवियर में, इंसान जो है वो अपना थिंकिंग कैपेसिटी एंड काम करने की कैपेसिटी खो देता है यहाँ पे, राइट। अल्कोहल से बहुत सी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं, राइट। जब अल्कोहल इंसान पीता है तो स्टार्टिंग में एक ग्लास से उसे प्लेजर काफी मिल जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो 3 या 4 ग्लास पीता है तभी उसको प्लेजर मिलता है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अल्कोहलिज्म से बहुत सारे फैमिलीज तबाह हो जाती हैं, सोशल रिलेशनशिप्स एंड करियर्स के प्रॉब्लम हो जाती हैं। बच्चे जो हैं अगर उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बच्चे जो हैं वो अगर अल्कोहल स्टार्ट कर देते हैं तो उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लग जाता है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, सब्सटेंस डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं। सब्सटेंस डिसऑर्डर मतलब कि सब्सटेंस यानी कि अल्कोहल वगैरह, ये सारी जो ड्रग्स वाली चीजें हैं, इनको ज्यादा लेने से बॉडी जो है वो छोड़ नहीं पाती है, जिसकी वजह से इंसान की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है या फिर मोर सीवियर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। यहाँ पे अल्कोहल के बारे में कुछ फैक्ट्स बताया हुआ है कि अल्कोहल के अंदर एक इथाइल अल्कोहल होता है, राइट। इथाइल अल्कोहल ब्रेन एंड स्पाइरल कॉर्ड के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता है, बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो जाता है, फ्रेंडली हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड खुश हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता है, स्पीच जो है वो केयरफुल नहीं होता, वो सोच समझ के नहीं बोल रहा होता है, कुछ भी बोलना चालू कर देता है। इमोशंस जो है इमोशनल हो जाता है, कभी कभार वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मोटर डिफिकल्टीज आती हैं, जैसे कि कुछ लोग जो है वो आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल वो ठीक से खड़े नहीं हो पाते, उनको कुछ दिखाई ठीक से नहीं दे पाता है, देन अजीब अजीब सी चीजें वो सुनने लग जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है हीरोइन। हीरोइन क्या है, ये भी एक काइंड ऑफ ड्रग है। इसके अंदर हम देखते हैं कि हीरोइन जो है उसका इंटेक करने से इंसान की सोशल लाइफ और ऑक्यूपेशनल लाइफ बहुत खराब हो जाती है। हीरोइन के बारे में ये भी लिखा हुआ है कि अगर हीरोइन का ओवरडोज किया जाए तो इंसान को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन ब्रेन, और इंसान जो है वो पैरालाइज भी हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से इंसान की अल्टीमेटली डेथ भी हो जाती है। कोकेन के बारे में लिखा हुआ है, कोकेन जो है अगर उसका रेगुलर इनटेक किया जाए तो वो भी हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है, पुअर होता है फॉर सोशल रिलेशनशिप्स एंड एट वर्क अगेन, इंसान की शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड अटेंशन को टारगेट करता है कोकेन। देन यहाँ पे ये बताया हुआ है कि कोकेन लेने से, कोकेन का अगर इंसान आदी हो जाए तो उसे स्टॉप करने से इंसान को डिप्रेशन हो सकता है, फैटीग हो सकता है, स्लीप प्रॉब्लम्स हो सकता है, इरिटेबिलिटी एंड एंजाइटी हो सकती है। कोकेन जो है वो बहुत ज्यादा सीवियरली सीरियस है एंड डेंजरस है इंसान के हेल्थ के लिए, इंसान के साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल वेलबींग के लिए। ये एक बॉक्स दिया हुआ है फ्रॉम DSM-5 क्लासिफिकेशन, इसको एक बार रीड कर लेना, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर CUET स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स कह लो। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये आते हैं, सो ये देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा कुछ एक और होमवर्क, तुम लोग बहुत बोलते हो कि मैम कुछ क्वेश्चंस दे दिया करो एंड में। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर एंजाइटी डिसऑर्डर्स, एक्सप्लेन करो इसके टाइप्स। अगेन ये बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट तुम्हारा एक्सप्लेन या डिस्क्राइब द डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल। तो इन दोनों को, ये दोनों तुम्हारा होमवर्क है, इसका आंसर तुम्हें कॉमेंट सेक्शन में लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ओके, सो 3 MCQs हो गए तुम्हारे और तुम्हारे हो गए 2 क्वेश्चंस। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सभी के आंसर्स, सारे के सारे आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखना है, या फिर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अपने इंस्टाग्राम पे तुम लोग मुझे आंसर भेज सकते हो अपने, मैं तुम लोगों के आंसर को देखूंगी, रिप्लाई भी करूंगी। ऑल्सो कोई डाउट है तो तुम लोग यहाँ इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, या फिर तुम लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ओके, सो आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। बहुत आराम से हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर कर लिया है। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड अगेन हियर। सो let's meet again in the new video. Till then, take care. Bye.